सफलता के 25 सूत्र। मनचाहे लक्ष्य कैसे पाएं। सिद्धांत 13। कदम उठाओ। इंतजार करने वालों को भी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन वही चीज़ें जो आगे बढ़कर कोशिश करने वालों से बची रह जाती हैं। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। हम क्या सोचते हैं या क्या विश्वास करते हैं वह अंत में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, वही महत्वपूर्ण होता है कि हम करते क्या हैं। जॉन रस्किन, अंग्रेज लेखक, कला समीक्षक और समाज विश्लेषक। दुनिया आपको जो आप जानते हैं उसकी कीमत नहीं देती, वह आपको जो आप करते हैं उसकी कीमत चुकाती है। सफलता का एक स्थायी सूत्र है जिसके अनुसार काम का दाम होता है, चाम का नहीं। तो भी यह सिद्धांत कितना सरल और सच्चा है। यह हैरतअंगेज है कि कितने ज़्यादा लोग विश्लेषण करने, योजना बनाने और संगठित होने में फंस कर रह जाते हैं, जब उन्हें वास्तव में कदम उठाने और काम करने की ज़रूरत होती है। जब आप कदम उठाते हैं तो आपको तरह तरह की चीज़ों में जोर लगाते हैं जो अनिवार्य रूप से आपको सफलता तक ले जाएंगी। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को आगाह कर देते हैं कि आप अपने इरादे के पक्के और गंभीर हैं। लोग उठ बैठते हैं और गौर करने लगते हैं कि जिन लोगों के लक्ष्य आपके जैसे हैं, जिन लोगों के लक्ष्य आप जैसे हैं वह आपके साथ आ जुड़ते हैं। आप अपने अनुभव से ऐसी बातें सीखना शुरू कर देते हैं जो दूसरों को सुनने या किताबें पढ़ने से नहीं सीखी जा सकती। आपको दूसरों की प्रतिक्रियाएं मिलने लगती हैं कि आप उस काम को कैसे बेहतर ढंग से, ज़्यादा कुशलता से और जल्दी किया जाए। जो चीज़ें पहले उलझन पैदा करने वाली लगती थी अब साफ होना शुरू हो जाता है, और जो चीज़ें मुश्किल लगती थी आसान हो जाती हैं। आप दूसरों को आकर्षित करने लगते हैं जो आपको प्रोत्साहन देकर आपसे सहयोग करेंगे। एक बार आप कदम उठाना और काम करना शुरू करते हैं तो सब तरह की चीज़ें आपकी तरफ बह कर आने लगती हैं। बोलने की कीमत नहीं है, बोलने की कीमत नहीं। अपनी कंपनी और अपनी विचार गोष्ठियों में वर्षों तक लोगों को सिखाने और कोचिंग देने के दौरान मैंने पाया कि और चीज़ों की तुलना में जो एक चीज़ जीतने वालों को हारने वालों से अलग करती जान पड़ती है वह यह है कि जीतने वाले कदम उठाते हैं, सक्रिय रहते हैं। वे बस उठते हैं और जो करना होता है वह करते हैं। हर बार उन्होंने कोई योजना बना ली तो वे शुरू हो जाते हैं, वे हरकत में आ जाते हैं। अगर वे बिल्कुल सही तरह से शुरू नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, ज़रूरी सुधार करते हैं और कदम उठाना जारी रखते हैं, सारा समय अपनी गति को बढ़ाते हुए, जब तक कि अंततः वे उस नतीजे तक नहीं पहुंच जाते जिसे हासिल करने के लिए वे चले थे। सफल होने के लिए आपको वही करना है जो सफल लोग करते हैं, और सफल लोग बहुत काम करने वाले होते हैं। मैंने अब तक जो बताया उसका संबंध दिमागी तस्वीर गढ़ने, लक्ष्य निर्धारित करने, उन्हें छोटे छोटे कदमों में बांटने, रुकावटों का अंदाज़ा लगाने और उनसे निपटने की योजना बनाने, अपनी सफलता की कल्पना करने और उसे पक्का करने और खुद अपने और सपनों को विश्वास करने से है। अब कार्रवाई का वक्त आ गया है। पाठ्यक्रम में दाखिल होइए, आवश्यक प्रशिक्षण हासिल कीजिए, ट्रैवल एजेंट को फ़ोन कीजिए, उस किताब को लिखना शुरू कीजिए, अपने मकान की पहली किस्त देने के लिए बचत शुरू कीजिए, स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल होइए, पियानो सीखने के लिए अर्जी दीजिए या वह प्रस्ताव लिखकर तैयार कीजिए। जब तक आप कार्रवाई नहीं करते कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा जहाज गोदी में नहीं आता तो तैर कर उसे तक चले जाओ। जोनाथन विंटर्स, ग्रैमी पुरस्कार विजेता हास्य अभिनेता, लेखक और कलाकार। कदम उठाने की ताकत दर्शाने के लिए अपनी अध्ययन गोष्ठियों में से मैं $100 का नोट हाथ में उठाकर यह दिखाते हुए पूछता हूँ, यह $100 का नोट किसे चाहिए? निर्विवाद रूप से दर्शकों में से ज़्यादातर लोग अपने हाथ उठा लेते हैं। कुछ लोग बड़े जोश से हाथ आगे पीछे लहराएंगे, कुछ चिल्ला भी पड़ेंगे, मुझे चाहिए, या मैं इसे लूँगी, या मुझे दीजिए। लेकिन मैं वहाँ शांति से खड़ा रहता हूँ, नोट को थामे हुए, जब तक कि वे समझ नहीं जाते। आखिरकार कोई लड़की अपनी सीट से उठकर दौड़ती है और कमरे की अगली तरफ आकर मेरे हाथ से नोट ले लेती है।
जब वह बैठ जाती है अपनी कोशिश की बदौलत $100 के फायदे में, मैं उपस्थित लोगों से पूछता हूँ, इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया जो कमरे में किसी और ने नहीं किया। वह अपने पैरों पर खड़ी हुई और उसने कार्रवाई की। इसने वह क्रिया किया जो पैसे को हासिल करने के लिए ज़रूरी था, और ठीक यही तुम्हें भी करना है। अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो, तुम्हें कदम उठाना है, और ज़्यादातर मामलों में जितनी जल्दी उतना बेहतर। फिर मैं पूछता हूँ, तुम में से कितने लोगों ने उठकर यहाँ आने और पैसे ले लेने के बारे में सोचा मगर खुद को रोक लिया। फिर मैं उनसे याद करने को कहता हूँ कि उन्होंने खुद से क्या कहा था जिसने उन्हें उठकर आने से रोक दिया था। आमतौर पर जवाब होते हैं, मैं नहीं चाहता कि ऐसा लगे मानो मुझे अपनी उसकी इतनी इच्छा या ज़रूरत थी। मुझे पक्का यकीन नहीं था कि आप उसे सचमुच मुझे दे देंगे। मैं कमरे में बहुत पीछे बैठा हुआ था। दूसरों को मुझसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। मैं लालची नहीं दिखना चाहता था। मुझे डर था कि हो सकता है मैं कुछ गलत कर रही हूँ और फिर लोग मेरे बारे में राय बनाएंगे, मुझ पर हंसेंगे। मैं आगे के निर्देशों का इंतजार कर रहा था। मैं फिर उन्हें ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि खुद को रोकने के लिए उन्होंने जो भी बातें कही वे वही बातें थी जिन्हें वे अपनी बाकी ज़िंदगी में खुद को रोकने के लिए कहते थे। ज़िंदगी की एक सर्वमान्य सच्चाई है, जैसे आप कोई एक काम करते हैं वैसे ही आप सारे काम करते हैं। अगर आप यहाँ सतर्क हैं तो आप शायद हर जगह सतर्क रहते हैं। अगर आप खुद को बेवकूफ़ नज़र आने के डर से रोके रहते हैं तो आप शायद हर जगह खुद को बेवकूफ़ नज़र आने के डर से रोके रहते होंगे। आपको इन तयशुदा तरीकों ढर्रों की शिनाख्त करनी होगी और उनके बीच से रास्ता बनाना होगा। वक्त आ गया है कि आप खुद को रोके रखना बंद करें और बस सीधे स्वर्ण पदक के लिए धावा मारें। ओलंपिक स्वर्ण पदक के लिए रूबेन गोंजालेज की कोशिश। ओलंपिक स्वर्ण पदक के लिए रूबेन गोंजालेज की कोशिश। तीसरे दर्जे से ही रूबेन गोंजालेज ओलंपिक खिलाड़ी बनना चाहता था। वह ओलंपिक खिलाड़ियों की कद्र करता था क्योंकि वे उसे इस चीज़ की मिसाल थे जिसमें उसका विश्वास था कि वे एक लक्ष्य के प्रति समर्पित होने को, उसे पाने के लिए मुसीबतों को जोखिम उठाने को और विफल होने और जब तक सफल न हो जाए तब तक कोशिश करने को तैयार थे। लेकिन ओलंपिक प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण लेने का फैसला दरअसल उसने तब तक नहीं किया था जब तक उसने कॉलेज में पहुंचकर 1984 की ये वो प्रतियोगिताओं में स्कॉट हैमिल्टन को भाग लेते हुए नहीं देखा। रूबेन ने खुद से कहा, अगर वह छोटा सा आदमी यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं अगली ओलंपिक प्रतियोगिता में ज़रूर शामिल रहूँगा, यह पक्का है। बस मुझे खेल की तलाश है। ओलंपिक खेलों पर थोड़ी सी जांच पड़ताल करने के बाद रूबेन ने तय किया कि उसे ऐसे खेल को चुनने की ज़रूरत थी जो उसकी ताकत पर खड़ा होगा। उसे मालूम था कि वह एक अच्छा खिलाड़ी है मगर महान खिलाड़ी नहीं है। उसकी ताकत थी धुन और लगन का पक्का होना। वह कभी मैदान नहीं छोड़ना चाहता था। सच तो यह है कि हाई स्कूल में लोग उसे बुलडॉग कहकर बुलाते थे। उसने हिसाब लगाया और उसे ऐसा खेल खोजना था जो इतना कठिन और कष्ट साध्य हो। ऐसा खेल जिसमें इतनी सारी हड्डियां टूटती हों कि ढेर सारे लोग उसे छोड़ जाते हों। इस तरह वह शायद खेत रहने वालों की डर का फ़ायदा उठाकर चोटी पर पहुंच सकेगा। उसने अंततः ल्यूज यानी छोटी बर्फ गाड़ी को चुना। इसके बाद उसने स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड नाम की पत्रिका को लिखा, यह इंटरनेट से पहले की बात है, और पूछा ल्यूज सीखने के लिए कहाँ जाया जाता है। उन्होंने जवाब भेजा, लेक प्लेसिड न्यूयॉर्क। वही जगह थी जहाँ 1936 और 1980 में ओलंपिक हुए थे। वही पटरी भी है। रूबेन ने फ़ोन उठाया और लेक प्लेसिड का नंबर मिलाया। मैं ह्यूस्टन का रहने वाला खिलाड़ी हूँ और मैं ल्यूज सीखना चाहता हूँ ताकि मैं 4 साल में ओलंपिक में भाग ले सकूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जिस आदमी ने फ़ोन उठाया था उसने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 21 साल। 21? तुम बहुत बड़े हो। 10 साल देर हो गई तुम्हें। हम तो तब शुरू करते हैं जब वे 10 के होते हैं। भूल जाओ इसे। लेकिन रूबेन उसे भूल नहीं सकता था और कोई और हिकमत सोचने के लिए समय जुटाने के उद्देश्य से उस आदमी को अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। बातों बातों में उसने जिक्र किया कि वह अर्जेंटीना में पैदा हुआ था। अचानक ही फ़ोन की दूसरी तरफ जो आदमी था वह उत्तेजित हो उठा, अर्जेंटीना?
तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? अगर तुम अर्जेंटीना की तरफ से उतरोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। पता चला कि बर्फ गाड़ी वाला खेल ओलंपिक प्रतियोगिताओं से निकाल बाहर किए जाने के खतरे से जूझ रहा था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देशों की तादाद ज़्यादा नहीं थी। अगर तुम अर्जेंटीना की ओर से उतरो तो हम तुम्हें 4 वर्षों में चोटी के 50 बर्फगाड़ी चालकों में शामिल करा देंगे, जो तुम्हें ओलंपिक में दाखिल होने के लिए ज़रूर होगा। तो ल्यूस के खेल में एक और देश जुड़ जाएगा और इससे उस खेल का महत्व बढ़ जाएगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम अमेरिकी टीम की मदद कर रहे होगे। फिर उसने आगे कहा, इतनी दूर लेक प्लेसिड आने से पहले तुम्हें 2 बातें पता होनी चाहिए। पहली कि अगर तुम इस काम को अपनी उम्र पर पहुँच कर करना चाहते हो और वह भी सिर्फ 4 बरस में, तो यह बेहद कठोर और क्रूर होगा। 10 में से 9 लोग भाग खड़े होते हैं। दूसरी यह कि तुम्हें कुछ हड्डियां तुड़वाने के लिए तैयार रहना होगा। रूबेन ने सोचा, वाह, यह तो बिल्कुल मेरी योजना के अनुसार है। मैं मैदान छोड़ने वालों में नहीं हूँ। जितना ज़्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए उतना ही आसान ठहरेगा। कुछ ही दिन बाद रूबेन गोंजालेज लेक प्लेसिड में मेन स्ट्रीट पर अमेरिकी ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर को खोजता हुआ चला जा रहा था। एक दिन वह 14 अन्य ओलंपिक उम्मीदवारों के साथ नौसिखियों की क्लास में मौजूद था। पहला दिन बेहद दुखदाई था और उसने छोड़कर चल देने की भी सोची, लेकिन फिर एक दोस्त की मदद से उसने फिर अपने ओलंपिक के सपने के प्रति अपने संकल्प को सुदृढ़ किया। हालांकि वह पहले सत्र के खत्म होने से पहले ही बाकी सभी 14 उम्मीदवार आखिरकार मैदान छोड़ गए। रूबेन ने गर्मियों का प्रशिक्षण पूरा किया। 4 कठिन वर्षों के बाद रूबेन गोंजालेज जब 1988 के कैलागरी शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में दाखिल हुआ तो उसने अपना सपना साकार कर लिया। वह 1992 में एल्बर्टविल में और 2000 में साल्ट लेक की शीतकालीन मुकाबलों में वापस आया। चूँकि रूबेन गोंजालेज ने अपने सपने को सिलसिले में तत्काल और लगातार कार्यवाही की थी, इसलिए वह हमेशा 3 बार का ओलंपिक विजेता रहेगा। सफल लोगों में कार्रवाई की तरफ झुकाव होता है। सफल लोगों में कार्रवाई की तरफ झुकाव होता है। अधिकांश सफल लोगों में, जिन्हें मैं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा योजनाएं बनाने और उसके बारे में बात करने को लेकर अधीरता होती है। वह उसे देर तक सह नहीं पाते। वे चल पड़ने के लिए कुल बुलाते रहते हैं। वे शुरू कर देना चाहते हैं। वे चाहते हैं खेल चालू हो। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल मेरे दोस्त बॉब क्राइगिल का बेटा ओटिस है। जब ओटिस कॉलेज में अपने पहले साल के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर आया तो दोनों नौकरियां खोजने लगे। जहां ओटिस ने सीधे साधे फ़ोन उठाया और यहाँ वहाँ दरियाफ्त करना शुरू कर दिया कि किसी आदमी की ज़रूरत है। उसकी गर्लफ्रेंड ने पहला हफ्ता अपना जीवन परिचय लिखने और दोहराने में बिताया। दूसरे रोज़ के ख़त्म होते न होते ओटिस को नौकरी मिल भी गई। उसकी गर्लफ्रेंड अभी अपना बायोडाटा ही तैयार कर रही थी। ओटिस ने सीधे सीधे कार्रवाई शुरू कर दी। उसने सोचा कि अगर किसी ने उसका जीवन परिचय मांगा तो वह उसे निपटेगा। योजना बनाने का अपना महत्व है, लेकिन उसे अनुपात में रखा जाना चाहिए। कुछ लोग अपनी सारी उम्र कुछ करने के लिए एकदम सही समय की प्रतीक्षा करते हुए गुजार देते हैं। किसी भी काम को करने का एकदम सही समय बिरले ही होता है। महत्वपूर्ण यह है कि वह सीधे सीधे शुरू कर दिया जाए, खेल में कूद पड़ा जाए, मैदान में उतरा जाए। एक बार आप ऐसा करेंगे तो आपको प्रतिक्रियाएं मिलने लगेंगी जो आपको वे सुधार तैयार करने में मदद देंगी जिनकी आपको सफल होने के लिए ज़रूरत है। एक बार आप करने कराने में जुट गए तो आप कहीं अधिक तेज़ी से सीखना शुरू कर देंगे। सावधान, दागो निशाना लगाओ। सावधान, दागो निशाना लगाओ। ज़्यादातर लोग सावधान, निशाना लगाओ, दागो जैसे वाक्य से परिचित हैं। समस्या यह है कि बहुत से ज़्यादा लोग अपनी पूरी ज़िंदगी निशाना लगाते हुए मगर कभी गोली न दागते हुए बिता देते हैं। वे हमेशा तैयारी करते रहते हैं, एकदम सही होने की कोशिश में जुटे रहते हैं। निशाने को मार गिराने का सबसे तेज़ तरीका है गोली दागना। यह देखना कि गोली कहाँ जा रही है और फिर उसी के मुताबिक अपना निशाना सही करना। अगर गोली निशाने से 2 इंच ऊपर लगी तो निशाना थोड़े नीचे कीजिए, फिर गोली दागिए। देखिए कि अब की बार कहाँ लगी है। गोली दागते रहिए और दुरुस्त करते रहिए। जल्द ही आप एकदम निशाने पर गोली दागने लगेंगे। यही बात किसी भी दूसरे काम के सिलसिले में सही है। जब हमने पहली चिकन सूप फॉर द सोल किताब की बिक्री शुरू की तो मुझे सूझा कि एक अच्छा ख्याल होगा हम किताब में से चुने हुए उदाहरण बिना पैसे लिए मुफ्त में छोटे और स्थानीय अखबारों को मुहैया करा दें।
और उनसे कहें कि बदले में उद्धरण के अंत में एक छोटी सी सूचना छाप दें कि यह उद्धरण चिकन सूप फॉर द सोल नामक पुस्तक से लिया गया था, जो स्थानीय पुस्तक विक्रेता के यहाँ से हमारा 800 वाला नंबर डायल करके मंगाई जा सकती थी। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, इसलिए मुझे ठीक से पता नहीं था कि क्या किसी अखबार या पत्रिका को कहानी भेजने का कोई सही तरीका है या नहीं। इसलिए मैंने बस किताब का एक किस्सा भेज दिया जिसका शीर्षक था, याद रखिए आप बच्चे पाल रहे हैं, फूल नहीं। यह किस्सा मैंने अपने पड़ोसी और उसके बेटे के बारे में लिखा था। किस्से के साथ मैंने एल पेरेंट पत्रिका के संपादक को पत्र लिखा। पत्र यूँ था, 13 सितंबर 1993, जैक बियरमैन, एल पेरेंट, प्री जैक। मैं एल पेरेंट में यह किस्सा प्रकाशित करने के लिए भेज रहा हूँ। मैंने एक संक्षिप्त जीवन परिचय भी संलग्न किया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे लेख के साथ आप वह छोटा सा क्लर्ब भी छाप दें जो मेरी नई किताब चिकन सूप फॉर द सोल पर छपा है। अगर आप किताब की एक प्रति चाहेंगे तो आपको भेजने में मुझे खुशी ही होगी। आपके समय के लिए धन्यवाद। आपका जैक कैनफील्ड। संलग्न लेख, याद रखिए आप बच्चे पाल रहे हैं, फूल नहीं। कुछ हफ्ते बाद मुझे जवाब में निम्नलिखित पत्र मिला। प्रिय जैक, तुम्हारे फैप्स से मुझे खींच हुई थी। तुमने अपनी पुस्तक का वह छोटा सा ब्लर्ब मुझे लेख के साथ छापने के लिए कहने की हिम्मत कैसे की? तुमने यह कैसे मान लिया कि इन बिन मांगे की छोटी सी सामग्री में मेरी दिलचस्पी होगी? फिर मैंने तुम्हारा लेख पढ़ा। कहने की बात नहीं है, मैं तुम्हारा ब्लर्ब छाप दूंगा और साथ में कुछ और भी। मुझे इस कवायद ने प्रभावित किया है और मुझे यकीन है कि यहाँ से सैन डिएगो तक फैले हमारे 2 लाख से अधिक पाठकों के दिलों को छुएगा। क्या कभी मेरे पाठकों के क्षेत्र में कहीं प्रकाशित हुआ है? अगर हाँ तो कहाँ? मैं तुम्हारे साथ बच्चों को पालने के काम में हाथ बटाना चाहता हूँ, फूलों को नहीं। शुभकामनाएं, जैक बियरमैन, प्रमुख संपादक। मुझे यह पता नहीं था कि जानकारी हासिल करने के लिए एक उचित पत्र किसी संपादक को कैसे लिखा जाए। उसका एक स्वीकृत प्रारूप था जिसके बारे में मैं अनभिज्ञ था, लेकिन जो भी हो, मैंने कार्रवाई की, कदम उठाया। बाद में फ़ोन पर एक बातचीत में जैक बियरमैन ने बड़ी उदारता से मुझे किसी पत्रिका को लेख भेजने का एक सही तरीका बताया। उन्होंने मुझे यह प्रतिक्रिया भी दी कि उसे अगली बार बेहतर तौर पर कैसे करूं। अब मैं खेल में शामिल हो चुका था और अपने अनुभव से सीख रहा था। सावधान, दागो, निशाना लगाओ। 1 महीने के भीतर मैंने वही लेख अमेरिका भर के 50 से अधिक स्थानीय और क्षेत्रीय माता पिता संबंधी पत्रिकाओं को भेज दिया था। उनमें से 35 ने उसे प्रकाशित कर दिया था और इस तरह चिकन सूप फॉर द सोल का परिचय 60 लाख से अधिक माता पिता को करा दिया गया था। इंतज़ार करना बंद करो, समय आ गया है। इनका इंतजार करना बंद करो। शुद्धता, सटीकपन, प्रेरणा, अनुमति, आश्वासन, बदलने के लिए किसी सही आदमी के आने का, बच्चों को घर छोड़ने का, ज़्यादा अनुकूल नक्षत्रों का, नए प्रशासन द्वारा सत्ता संभालने का, जोखिम के अभाव का, खुद को किसी के द्वारा खोजे जाने का, हिदायतों के स्पष्ट समूह का, ज़्यादा आत्मविश्वास का, पीड़ा के लुप्त होने का। अभी से कदम उठाना शुरू कीजिए। पर्याप्त कार्रवाई से संतोष आता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अंग्रेजी के शब्द सेटिस्फैक्शन यानी संतोष के आखिरी 6 शब्द एक्शन यानी कार्रवाई है? लातीनी भाषा में सेटिस का मतलब होता है पर्याप्त। जो बात प्राचीन रोमवासी साफ साफ समझते थे वह है कि पर्याप्त कार्रवाई आखिरकार संतोष, सेटिस्फैक्शन को जन्म देती है। अभी करो, अभी करो। मेरे गुरु डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन कोट पर लगाने वाले बिल्ले बांटा करते थे जिन पर लिखा होता था अभी करो। जब आपको अंदर से कार्रवाई करने की प्रेरणा हो तो फौरन कीजिए। मैकडोनाल्ड के संस्थापक रे क्रॉक ने कहा था, सफलता के 3 सूत्र हैं। सही समय पर सही जगह होना, दूसरा यह जानना कि तुम वहाँ हो, तीसरा कदम उठाना। 24 मार्च 1975 को एक अपेक्षाकृत अनजाने मुक्केबाज चक वेपनर ने, जिसके जीतने की किसी की उम्मीद नहीं थी, वह कर दिखाया जो कोई सोच नहीं सकता था कि वह कर सकता है। वह पूरे के पूरे 15 राउंड तक विश्व हैवीवेट चैंपियन मोहम्मद अली का मुकाबला करता रहा। 9वें राउंड में उसने अली की थोड़ी पर दाएं हाथ का मुक्का मारा। चैंपियन के साथ साथ उसके प्रशंसकों को भी धक्का पहुंचाते हुए नीचे गिरा दिया। वेपनर नया विश्व हैवीवेट चैंपियन बनने से बस कुछ सेकंड की दूरी पर था। बहरहाल अली ने 15 राउंड के वह मुकाबला जीतकर अपना खिताब बरकरार रखा।
हजारों मील से भी ज़्यादा दूर सिल्वेस्टर स्टैलोन नाम का एक अभिनेता जो अभी जमने जमाने के लिए संघर्ष कर रहा था, इस मुकाबले को अपने नए खरीदे टेलीविज़न सेट पर देख रहा था। हालांकि स्टैलोन ने अली वेपनर मुकाबले के पहले फिल्म की एक पटकथा लिखने के बारे में सोचा, जिसमें एक बदहाल मुक्केबाज खिताब के लिए अखाड़े में उतरने का मौका पा जाता है। उसे यह नहीं लगता था कि ऐसा संभव है, विश्वास योग्य है, लेकिन वेपनर को, जिसे ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं थे, इतिहास के सबसे जाने माने मुक्केबाज का मुकाबला करते हुए देखने के बाद स्टैलोन ने बस यही सोचा कि एक पेंसिल लाओ। उसने उसी रात लिखना शुरू किया और 3 दिन बाद उसने रॉकी की पटकथा पूरी कर ली, जिसने आगे चलकर सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत 3 ऑस्कर पुरस्कार जीते और यूं स्टैलोन के करोड़ों डॉलर के फिल्मी जीवन को शुरू किया। मुझे एक मौका दो, मुझे एक मौका दो। लोग एक आदमी का किस्सा सुनाते हैं जो गिरजे में जाकर प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे एक मौके की ज़रूरत है, मेरे लिए एक लॉटरी जीतना ज़रूरी है, भगवान मैं आप ही पर भरोसा कर रहा हूँ। लॉटरी न जीत पाने पर हफ्ते भर बाद वह आदमी फिर गिरजे में वापस आता है और एक बार फिर प्रार्थना करता है, प्रभु वही लॉटरी का सवाल है, मैं अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हूँ, मैंने शराब पीना छोड़ दिया है, वह सचमुच भला आदमी बन गया हूँ, मुझे एक मौका दो, मुझे लॉटरी जिता दो। एक हफ्ते बाद फिर कंगाल का कंगाल वह एक और प्रार्थना करने के लिए आता है, प्रभु लगता है इस लॉटरी वाले मसले पर तुम तक मेरी बात पहुँच ही नहीं रही है, मैंने सकारात्मक रवैया अपनाया है, ऊंचे स्वर में इरादा बांधा, पैसे की कल्पना की है, मुझे एक मौका दो प्रभु, मुझे लॉटरी जिता दो। अचानक आकाश के द्वार खुलते हैं, सफ़ेद रोशनी और स्वर्गिक संगीत गिरजे में भर जाता है और एक भारी आवाज़ कहती, बच्चे तुम मुझे एक मौका दो, कम से कम एक टिकट तो खरीद लो। विफल होकर बढ़िए। विलियम ई ग्लैडस्टोन इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं, कोई भी आदमी बहुत सी और भारी गलतियों से गुजरे बिना महान या भला नहीं बन सकता। बहुत से लोग कदम उठाने से चूक जाते हैं क्योंकि वे नाकाम होने से डरते हैं। दूसरी तरफ सफल लोगों को यह एहसास होता है कि विफलता और कुछ नहीं, सीखने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण अंग है। वे जानते हैं कि आजमाने और गलती करके सीखने का ही एक ढंग विफल होना है। न सिर्फ हमें विफल होने से इतना घबराने की ज़रूरत है, बल्कि हमें नाकाम होने के लिए राजी होना चाहिए, यहाँ तक कि आतुर भी होना चाहिए। इस तरह की शैक्षणिक विफलता को विफलता से बढ़ना कहता हूँ। बस शुरू कीजिए, गलतियाँ कीजिए, प्रतिक्रियाओं पर गौर कीजिए, सुधारिए और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चले जाइए। हर अनुभव को और भी अधिक उपयोगी जानकारी प्रदान करेगा, जिसे आप अगली बार लागू कर सकेंगे। यह सिद्धांत शायद सबसे अधिक सच्चे रूप में जोखिम वाले या नई ज़मीन तलाश करने वाले व्यापारों में नज़र आता है। मिसाल के लिए, जोखिम उठाने वाले पूंजीपति जानते हैं कि ज़्यादातर धंधे बैठ जाते हैं, लेकिन जोखिम वाली पूंजी के क्षेत्र में एक नया आंकड़ा उभर कर सामने आ रहा है। अगर संस्थापक व्यापारी 55 वर्ष या इससे ज़्यादा का है, तो वह धंधे के कामयाब होने की संभावना 73% अधिक हो जाती है। ये उम्र दराज व्यापारी पहले ही अपनी गलतियों से सीख चुके होते हैं। कुल मिलाकर वे क्यों बेहतर जोखिम होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर अपनी विफलताओं से सीखते हुए उन्होंने जानकारी का एक आधार, कौशल का दर्जा और आत्मविश्वास विकसित कर लिया होता है, जो उन्हें सफलता के मार्ग पर आने वाली रुकावटों को बेहतर तौर पर पार करने की क्षमता प्रदान करता है। आप कभी कम नहीं सीख सकते, आप सिर्फ ज़्यादा ही सीख सकते हैं। मैं इतना अधिक जानता हूँ, इसका कारण यह है कि मैंने इतनी गलतियाँ की हैं। बकमिस्टर फुलर, गणितज्ञ और दार्शनिक जिन्होंने कभी विधिवत डिग्री नहीं ली, मगर उन्हें 46 मानद उपाधियाँ मिली हुई हैं। मेरी एक पसंदीदा कहानी उस मशहूर शोध वैज्ञानिक के बारे में है जिन्होंने चिकित्सा और दवाई के क्षेत्र में कई तरह की बहुत महत्वपूर्ण खोजें की। उन्हें एक अखबार के रिपोर्टर द्वारा इंटरव्यू किया जा रहा था, जिसने उनसे पूछा गया कि उनके ख्याल में से वे औसत व्यक्ति से क्यों इतना ज़्यादा हासिल कर पाए। दूसरे शब्दों में, वह क्या चीज़ थी जो उन्हें दूसरों से अलग करती थी। उन्होंने जवाब दिया, वह सब एक सबक से निकला था जो उनकी माँ ने उन्हें उस समय सिखाया था जब वे 2 बरस के थे। वे फ्रिज की दूध से एक बोतल निकालने की कोशिश कर रहे थे।
जब उनका हाथ फिसल गया, उन्होंने बोतल का सारा दूध रसोई घर की फर्श में गिरा दिया। उसे डांटने की बजाय उसकी माँ ने कहा, कैसा अद्भुत घालमेल तुमने कर डाला है। मैंने बिरले ही दूध का इतना बड़ा डबरा देखा है। खैर, नुकसान तो हो ही गया है। क्या तुम चाहोगे कि इससे पहले हम इसे साफ कर दें? तुम यहाँ बैठकर दूध में खेल लो। और वाकई उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ मिनट के बाद उनकी माँ ने बात जारी रखी, पता है, जब भी तुम इस तरह का घालमेल करते हो, आखिरकार तुम ही को उसको साफ करना पड़ता है। तो यह कैसे करना चाहोगे तुम? हम तौलिया, स्पंज या पोछा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम क्या पसंद करोगे? जब वे दूध की सफाई करना खत्म कर चुके तो उनकी माँ ने कहा, यहाँ जो हमने देखा वह 2 नन्हे हाथों में दूध की एक बड़ी बोतल को ले जाने का विफल प्रयोग है। आओ पीछे के आंगन में चलें, बोतल को पानी से भरें और देखें कि क्या तुम उसे बिना गिराए ले जाने का कोई तरीका खोज सकते हो। उन्होंने खोज लिया। कैसा अद्भुत सबक था। वैज्ञानिक ने तब कहा, यही वह पल था जब उन्हें पता चला कि गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए। इसकी बजाय उन्होंने सीखा कि गलतियां दरअसल कुछ नया सीखने का अवसर है। और कुल मिलाकर वैज्ञानिक प्रयोगों का संबंध इसी से तो होता है। छलके हुए दूध की वह बोतल जिंदगी भर के लिए सीखने वाले अनुभवों का सीढ़ी बन गई। अनुभव जो आजीवन विश्व विख्यात सफलताओं और चिकित्सा अनुसंधानों के लिए आधारशिला बने। सिद्धांत तेरा समाप्त। अगला सिद्धांत, अपने भय को अनुभव कीजिए और हर हाल में कदम उठाइए। अगले भाग में।